साहब के पास जल्दी से आता हूं। नजर अब्बास रिजवी साहब, आपके पास जरा आपसे समझूं कि अमेरिका जो प्रपंच रच रहा है उसमें इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन को कह दिया कि चलो आपने हमारी बात मान ली, हमने खोल दिया, हॉर्मुज को खोल दिया। ये हॉर्मुज पे किया क्या था अमेरिका ने, ज़रा ये बता दीजिएगा रिजवी साहब कि हॉर्मुज में कहाँ तक युद्धपोत इनका आया था। डिस्ट्रॉयड लेके आए थे, वो तो दिखा था कि वो भाग गए उल्टे पांव, ईरान ने धमकाया। तो एक तो ये बात। दूसरी बात यहाँ पे इसके बाद दूसरा सवाल भी जिसको आप आगे बढ़ाएंगे कि पाकिस्तान का जो प्रतिनिधिमंडल आया, जो डेलीगेशन आया है, वो क्या अभी भी तेहरान में है या वो वापस लौट गया है? क्या कुछ दे के गया है, क्या कुछ लेके गया है? तो दो सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको, आपके तमाम पैनलिस्ट को और तमाम दर्शकों को आदाब अर्ज करते हैं। अभी मैं आपकी बात सुन रहा था, आपने लास्ट में कहा कि प्रपंच रच रहे हैं ट्रम्प साहब, और जैसे जैसे प्रपंच रच रहे हैं खुद ही फंसते जा रहे हैं। तो मुझे एक शेर जो है याद आ गया कि मरज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। तो ट्रम्प साहब की हालत भी यही हो गई है। जैसे जी। जैसे वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई रास्ता निकाला जाए, भागा जाए यहाँ से, सरेंडर किया जाए, और सरेंडर भी ऐसा किया जाए कि दुनिया को लगे कि हम जीत गए हैं, विक्टोरियस रहे हैं, तो वो हो नहीं पा रहा है। और एक दलदल में ऐसा फंसे हैं ट्रम्प कि जितना ज्यादा हाथ पैर मार रहे हैं उतना ज्यादा वो नीचे धंसते चले जा रहे हैं। इसी सिलसिले में ये ब्लॉकेट था। आपने देखा, दुनिया ने भी देखा कि किस तरह से ये तेहरान के आसमान से होर्मुज पे पहुंचे, फिर होर्मुज से ये जो है ओमान सागर तक पहुंचे, और फिर ये ओमान सागर से जल्दी ही जो है वो अपने अमेरिका जो है वापस चले जाएंगे। पीछे हटते गए, एक एक स्टेप पीछे हटते गए। सारी धमकियां नई चीजें नहीं है। कभी सिविलाइजेशन खत्म कर रहे थे, कभी ये जो है पूरा जो है रिजीम चेंज कर रहे थे, कभी इन्होंने कहा कि हम जो है हमने सारी एयरफोर्स खत्म कर दी है, कभी कहा हमने सारी आर्मी खत्म कर दी है, कभी कहा हम खर्क आइलैंड पे कब्जा कर लेंगे, कभी इन्होंने कहा कि हम जो है होर्मुज को खुलवा लेंगे, और फिर आखिर में जब कुछ नहीं बचा तो इन्होंने कहा कि हम ऐसा ब्लॉकेट लगा देंगे, एक नेवल ब्लॉकेट लगाएंगे जिससे ईरान की इकोनॉमी जो है तबाह हो जाएगी, ईरान की जो इकोनॉमी है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन वो भी बेअसर रही। खुद वेस्टर्न मीडिया का आपने रिपोर्ट्स हैं वो देखी होंगी कि उन्होंने खुद कहा है कि किस तरह के चाइना के और ईरान के शिप्स जो हैं वो बेरोक टोक जो है गुजर रहे हैं। आज ही मैंने ईरानी मीडिया में भी देखा और वेस्टर्न मीडिया में इसको रिपोर्ट कर रहा था कि ईरान के टैंकर्स जो है वो यहाँ से ओमान सागर से निकल के बाहर जहाँ अपने डेस्टिनेशन की तरफ चले गए हैं। तो किस तरह का ब्लॉकेट था, कहाँ ब्लॉकेट था, सोशल मीडिया पे था। जिस तरह के ये ईरान की जो ट्विटर आईडीज हैं उन्होंने भी कहा था कि ये सोशल मीडिया नहीं है कि अगर हम आपको ब्लॉक करें तो आप भी हमको ब्लॉक कर दें। तो ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन क्योंकि इनको एक विक्टोरियस इमेज बनानी है, आप देखें जब ये ब्लॉकेट की बात आई, ब्लॉकेट का टाइम 7:30 बजे परसों रात में इंडियन टाइम के हिसाब से जो चला, परसों या 2 दिन पहले, उसके 10 मिनट के अंदर ही जो है डिफेंस मिनिस्ट्री का बयान आता है चाइना का। उसमें वो क्लियरली कहते हैं कि ईरान का कंट्रोल है होर्मुज के ऊपर, और ईरान जो है वो चाइना के टैंकर्स को निकलने दे रहा है बिना किसी रोक टोक के। हमारा द्विपक्षीय मामला है, इसमें किसी भी बाहर वाले का दखल नहीं होना चाहिए, और हम इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो मैं इसको ऐसे कहूंगा कि जब चाइना ने ट्रम्प को डांट लगाई तो चाइना के डांट लगाने के बाद ट्रम्प के सुर और बदल गए। फौरन कहते हैं नहीं, चाइना तो हमारा मित्र देश है, और शाही जिनपिंग साहब जो है वो तो हमारे दोस्त हैं, मैं जाने वाला हूं, उनको गले लगाऊंगा। तो ये समझ में आता है कि इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है ये पूरा जो वर्ल्ड ऑर्डर था, जिसकी सरबराही, जिसकी सरपंची जो है वो अमेरिका कर रहा था। ये वर्ल्ड ऑर्डर इतना कमजोर हो चुका है कि ईरान से हारने के बाद पूरी तरीके से ये सरेंडर करके अब यहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ एक इमेज भी बनाना चाहते हैं कि हम विक्टोरियस हैं। इसीलिए इस तरह के झूठ, देखिए ट्रम्प के झूठ तो मुझे लगता है कुछ दिनों में किताब में कहावत और जरबुल मसल के तौर पे पढ़ाई जाएंगी कि भाई ये तो ट्रम्प ने ये जो बातें कही हैं ये सारी कहावतें बन जाएंगी, झूठ की कहावतें। कि जिस तरह से इन्होंने कहा है कि चाइना खुश हो गया है, हमने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज चाइना के लिए खुलवा दिया है। तो सवाल ये है, अगर कोई ट्रम्प से सवाल कर सके, कोई लॉजिकल पर्सन वहां तक पहुंच सके, उनके आसपास लगता नहीं कोई लॉजिकल इंसान है या पहुंच सकता है, वहां पहुंचे तो उनसे पूछे कि भाई चाइना के लिए कब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बना था? पहले दिन से चाइना के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला है, और जो मित्र देश हैं ईरान के, मसलन जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, किसी के लिए जो है वो बंद ही नहीं है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। तो यूएस, इजराइल और जिन पे अलाइज हैं उनके लिए बंद था। तो ये आगे कहना कि चाइना के लिए हमने बिल्कुल खुलवा दिया है, बहुत ही हंसने वाली बात है। और ट्रम्प के जोक्स में से एक और जोक है ये। तो ये एक माहौल बनाना चाह रहे हैं कि किस तरह से यहाँ बाहर निकले, कि चाइना को भी हमने राजी कर लिया है, चाइना को भी हमने खुश कर लिया। देखिए चाइना जाना है, ट्रम्प की सफर होने वाला था, एक ट्रैवल करना था इनको चाइना के लिए।
लेकिन वो जंग की वजह से इन्होंने डिले किया और अब फिर नेक्स्ट मंथ में शायद चाइना जाना है। तो ये चाह रहे हैं कि एक ऐसी इमेज बने कि चाइना के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। चाइना को एक तरफ धमकाते भी हैं, लेकिन एक तरफ कहते हैं कि चाइना हमारा दोस्त भी है। जिस तरह से ईरान से आप देखते रहे कि एक ही ट्वीट के अंदर सिविलाइजेशन खत्म करने की बात भी है और उसी ट्वीट के अंदर कहते हैं कि ईरान के लोग बहुत अच्छे हैं। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है ट्रंप के व्यवहार में, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है ट्रंप के मेंटल स्टेटस में, मेंटल हेल्थ जो उनकी नहीं सही है, वो और पूरी तरीके से सामने आती जा रही है। तो आखिरकार वो जो है, जो ब्लॉकेट का जो उन्होंने हवा बनाया था, वेनेजुएला मॉडल है, जैसे हमने वेनेजुएला में ब्लॉकेट लगाया था और फिर वेनेजुएला को हमने अपने कंट्रोल में कर लिया, तो ये इनकी तरकश का आखिरी तीर था, वो भी खत्म हो चुका है। तो अब इनके पास कुछ बचा नहीं है इसी तरह की बातें करके कि हमने जो है वो विक्टोरियस एक इमेज बनाए और बाहर निकल जाए। लेकिन दुनिया समझ रही है कि ये जो पूरा नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, एक नई व्यवस्था बन रही है कि जिसमें अमेरिका जो है वो साइडलाइन हो रहा है, जिसमें अमेरिका के यूरोपियन नेशन जो है वो उसकी बात नहीं सुन रहे हैं, जिसमें सऊदी अरब है, जिसमें यूएई है। आप देखें यूएई के क्राउन प्रिंस जो है वो चाइना जाते हैं और जो वीडियो वहां से निकल के आती है वो ऐसे लगता है कि चाइना के जो प्रेसिडेंट है वो उसको डांट लगा रहे हैं, उसको डांट रहे हैं, वो बेचारा सर झुकाए बैठा रहता है। उसके बाद पलट के आता है तो ईरान से फोन कॉल पे बात करी जाती है। तो पूरी तरह से जो गिरफ्त है अमेरिका की वेस्ट एशिया में कमजोर हो चुकी है। अभी भी इनके 30-40 हजार फोर्सेस जो है वो बेसमेंट्स के अंदर, होटल्स के अंदर छुपे बैठे हुए हैं। एक रिपोर्ट ये भी है कि एक बड़ी तादाद इनके फोर्सेस की जॉर्डन की तरफ मूव कर रहे हैं जिससे वो बाहर निकल सके। तो अमेरिका पूरी तरीके से कमजोर होता हुआ दिख रहा है। ऐसे में चाइना से ये दोस्ती के एक दिखावा करेंगे कि चाइना हमारा दोस्त है, चाइना को हमने जो है बहुत कुछ गिफ्ट दे दिया है। तो बाहर निकलने के लिए एक एग्जिट डोर है, जो एक अच्छा रहेगा। और इसी वजह से जो आपका दूसरा सवाल है पाकिस्तान को लेके, देखिए पहले जो है डिस्कशन जो चल रहे थे, पहली बार जो निगोशिएशंस चल रही थी, उसमें वाज़ेह तौर से ईरानी डेलीगेशन का ये कहना है, अब्बास अराकी साहब का कहना है, कालिबाफ साहब का भी कहना था कि बिल्कुल अच्छी पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्कशन जा रही थी। लग रहा था कि एक अच्छी डील हो जाएगी। लेकिन जेडी वैंस लगातार ट्रंप के संपर्क में थे और नेतन्याहू के संपर्क में थे, और नेतन्याहू ने बाद में आके कहा भी कि जेडी वैंस जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, यूएस जो दुनिया की सुपर पावर है उसका वाइस प्रेसिडेंट एक शागिर्द की तरह, एक चेले की तरह नेतन्याहू को आके अपडेट दे रहा है कि देखिए हमारे यहाँ ये बात हो रही है कि आप राजी हैं या नहीं राजी हैं। और सडनली वो आके बैकआउट करते हैं, कहते हैं हमारी डेडलाइन जो है वो नहीं मान रहे हैं। उस वक्त जो है डील जो नहीं हो सकी उसकी दो वजह थी। एक तो ये ट्रंप से इजाजत नहीं मिली, और ट्रंप का कंट्रोल हमें जब मालूम है कि नेतन्याहू के हाथ में है, रिमोट कंट्रोल नेतन्याहू के हाथ में है, उसको चला रहा है। लेकिन अब क्योंकि, और उस वक्त जो दो बातें इन्होंने कही थी, एक ये कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज का कंट्रोल ईरान के पास नहीं होना चाहिए, और दूसरा ये कि न्यूक्लियर इनरिचमेंट पूरी तरह से खत्म कर दो, पूरी तरह से बंद कर दो। अब जो दुनिया में एक माहौल बन रहा है राजीव जी, आपने देखा कि यूरोप के अंदर भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने एक मुलाकात करने के लिए एक समिट बुलाई है, जहां पे दुनिया के 30-35 मुल्कों को बुलाया गया है कि आइए हम देखें कि जंग के बाद किस तरीके से हुर्मुज से तेल निकाला जाएगा, यानी हुर्मुज से हमारी कश्तियां निकलेंगी। और सबको पता है कि जब अमेरिका जोर और ताकत के जरिए से अपनी शिप्स नहीं निकाल सका, तो यहां भी बातचीत की बात करेंगे। और उस कमिटी में या उस समिट के अंदर यूएस को नहीं बुलाया गया है। ये बिल्कुल वाज़ेह संकेत है, ये बिल्कुल क्लियर साइंस है कि किस तरह से अमेरिका जो है वो हटाया जा रहा है, किनारे किया जा रहा है। इसके अलावा इजराइल आप देखें, स्पेन हो, इटली हो, साउथ कोरिया हो, यूके हो, और दुनिया के बहुत सारे ममालिक ने खुल के आके इजराइल की मजम्मत करनी और निंदा करनी शुरू कर दी है कि इजराइल को लेबनान के ऊपर इस तरह अटैक नहीं करना चाहिए, सीज फायर के अंदर लेबनान शामिल होना चाहिए। तो जिस तरह से धीरे धीरे ये नई व्यवस्था, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सामने उभर के आ रहा है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यूएस की जो हेजीमनी है वो खत्म हो रही है, यूएस का वर्चस्व जो पूरी दुनिया के ऊपर था वो खत्म हो रहा है, और साथ ही साथ जो उसका पिछलग्गू है इजराइल, उसकी ताकत भी कमजोर पड़ती चली जा रही है। इसी वजह से अब जो पाकिस्तानी डेलीगेशन आया है, कहा यह जा रहा है कि ये यूएस का पैगाम लेके ईरान आए थे, और फिर ईरान से जाहिर है अभी वापस पहुंच गए पाकिस्तान, और वहां से यूएस की तरफ रवाना होंगे आसिफ मुनीर साहब जो हैं। इसी बीच में शहबाज शरीफ साहब जो टर्की, सऊदी अरब और ये इस पूरे वेस्ट एशिया में चक्कर लगा रहे हैं। कोशिश ये है किसी तरीके से ये जो हार है, ये जो अमेरिका को हार का सामना करना पड़ा है, अच्छे अल्फाज के साथ सरेंडर पेपर पे साइन करे यूएस,
और इस डील को फाइनल करके इस पूरे क्षेत्र से निकल जाए, ताकि लंबे समय तक यहाँ पे शांति बहाल हो सके और उसके नतीजे में पूरी दुनिया में जो है शांति बहाल हो सके, आर्थिक संकट जो आया हुआ है वो खत्म हो, एनर्जी संकट जो आया है वो खत्म हो। तो ये सब उसका मुझे लगता है भूमिका बन रही है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पूरी दुनिया के जितने भी मुख्तलिफ ममालिक है उनको देखना चाहिए कि इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में हमारी क्या जगह है, हमें किस तरह से अपने नेशनल इंटरेस्ट का, अपने राष्ट्रीय हित का ख्याल रखना चाहिए। इसकी तरफ सारे देश इस वक्त तवज्जो कर रहे हैं। खासतौर से आप यूरोप के कंट्रीज को देख रहे हैं, साउथ कोरिया को देखिए, ऑस्ट्रेलिया को देखिए। तो इसी तरह से सब ये समझना चाहते हैं कि इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जिसमें अमेरिका कमजोर हो चुका है, उसकी साम्राज्यवादी जो प्रवृत्ति है वो कमजोर हो गई है, अब वो इस पूरे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से किनारे हट रहा है। तो कहां पे हम इसमें सेट होते हैं, ये तमाम ममालिक इस वक्त समझने में, देखने में लगे हैं। इसी में चाइना भी इन्वॉल्व है, इसी में रशिया भी इन्वॉल्व है, और इसमें दुनिया के सारे ममालिक इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी अपनी पोजीशन को कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल। रिजवी साहब बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हेग्सेथ का बयान आया है। हेग्सेथ जो रक्षा मंत्री हैं अमेरिका के, उनका बयान बड़ा चौंकाने वाला बयान है। चौंकाने वाला इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनके राष्ट्रपति कहते हैं कि जंग खत्म हो गई है, जंग को ख़त्म कर देंगे हम, और दूसरी तरफ उनके रक्षा मंत्री कुछ और बात कहते हैं। रक्षा मंत्री कह रहे हैं हेग्सेथ साहब कि IRGC नेतृत्व को हम आप पर नज़र रख रहे हैं। साफ साफ IRGC हम आप पर नज़र रख रहे हैं, हमारी कैपेसिटी एक जैसी नहीं है, हमारी सेना आपकी सेना से ज़्यादा अच्छी है। याद रखें, ये बराबरी का मुकाबला नहीं है, और हम जानते हैं कि आप कौन से सैन्य संसाधन जुटा रहे हैं और उन्हें कहाँ ले जा रहे हैं, ये हमको सब पता है। और आप तबाह और नष्ट हुए ठिकानों से अपना पुनर्निर्माण कर रहे हैं, और हम और भी मजबूत होते जा रहे हैं। हम आपके महत्वपूर्ण दोहरे उपयोग वाले बुनियादी ढांचे, आपके बचे हुए बिजली उत्पादन और आपके ऊर्जा उद्योग पर पूरी तरह से तैयार हैं, और इस पर अब हमारा कब्जा है। हम ऐसा नहीं करना चाहते। हम अपने राष्ट्रपति के आदेश पर और एक बटन दबाते ही कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। अब ये जो धमकी है, रक्षा मंत्री कुछ और कहते हैं रिजवी साहब, उधर से अमेरिका का पैगाम लेकर पाकिस्तान कुछ और कहने आता है, और डोनाल्ड ट्रंप कुछ और कहते हैं। ये मैं अभी तक सच बताऊं तो मैं खुद उलझ गया हूं कि आखिर किसकी बात मानी जाए, किसकी न मानी जाए यहाँ पर। और इतना ही नहीं, व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन जो है लेविट, वो भी कुछ और कहती हैं। वो एक तरफ राष्ट्रपति कहते हैं कि ये जो 10 प्रस्ताव, 10 जो कंडीशंस दिए गए हैं ईरान की तरफ से, इसी को बेस बनाकर हम बात करेंगे। प्रवक्ता इनकी कहती हैं कि ये कूड़ेदान में फेंकने लायक है। अब ये कह रहे हैं कि हम हॉर्मुज खोल दिए, ईरान अब अमेरिका से, मुझसे, मेरा दोस्त, माय फ्रेंड शी मुझसे अब खुश होगा। कल ही बोला डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैं जब जाऊंगा अगले महीने 14-15 मई को वहां चीन, तो वो मुझे खुशी से गले लगाएंगे। ये कल कह रहे थे, और आज ये कह रहे हैं, हेग्सेथ कह रहे हैं कि बस एक बटन दबाने की से ही पूरा काम हम कर देंगे, ईरान का काम तमाम कर देंगे, और फिर क्या कर रहा है वो हमको सब पता है। तो चल, ये आखिर ये उलझन जो है, ज़रा इसको सुलझाने की कोशिश कीजिए। आप चूंकि ईरान में हैं, एक पक्ष को आप देख रहे हैं, ज़रा बताइए रिजवी साहब। जी राजीव, देखिए मैंने पहले भी आपसे कहा था, और हमारे मित्रों ने भी आपसे बात कही है, कहते रहे हम लोग कि ईरान जो है ये जंग में सबसे बड़े कई सारे मैदान है जंग के। एक तो है कि मिसाइल मारते हैं, रॉकेट आता है, वो अलग। एक है मनोवैज्ञानिक तौर से आप देखें, मैंने आपसे कहा था कि ईरान का एक बच्चा ले लें 12 साल का, एक औरत ले लें, एक खातून को ले लें, किसी काम करने वाले को ले लें, किसी राजनीतिक व्यक्ति को ले लें, या सुप्रीम लीडर को ले लें, सबकी एक तरह की बात है, हमारे ऊपर हमला है, हुआ है, हमें जो है अपना दिफा करना है, अपने अपने हक के दिफा करना है, और हम जंग करेंगे, यहां तक जंग करेंगे, हमारी ये लक्ष्य है। लेकिन इसके बरखिलाफ जो है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में जो कॉन्ट्राडिक्शन है, आपने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं तो कहूंगा कि खुद ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझ में नहीं आ रहा कि हम करना क्या चाहते हैं, हम पिछले 40-50 दिनों से कर क्या रहे हैं, आखिर हम इस जंग में गए क्यों, इस जंग में हम हासिल क्या करना चाहते हैं। इसीलिए आप देखें
ट्रम्प कुछ कहते हैं, ये हेक्सेट साहब कुछ कहते हैं, वांस साहब कुछ कहते हैं, व्हाइट हाउस की स्पोक पर्सन कुछ कहती हैं, उसके बाद वहां सीआईए कुछ और कह रही है, एफबीआई दूसरा राग अलाप रही है, वहां का मीडिया कुछ और कहता है, और अवाम वहां की जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जनता वहां की, वो कुछ और कह रही है। सबसे अनपॉपुलर प्रेसिडेंट इस वक्त ट्रम्प जो है हो चुके हैं यूएस के, अमेरिका के इतिहास में। तो ये जो कंफ्यूजन स्टेट है, ये बताती है कि ये जो जंग चल रही है, इस जंग को, जिसका रिमोट कंट्रोल जो है वो यूएस के अंदर नहीं है। ये हु इज द इंचार्ज, सवाल ये होना चाहिए, हु इज द इंचार्ज इस जंग में, इस युद्ध में, या इस नेगोशिएशन में जिसका अभी बातचीत चल रही है, ये इसमें इंचार्ज कौन है? ट्रंप इंचार्ज हैं, हेक्सेट इंचार्ज हैं, जेडी वैंस इंचार्ज हैं, व्हाइट हाउस इंचार्ज है, या कोई और इंचार्ज है, या नेतन्याहू इंचार्ज है, या कुछ खास कंपनियां इंचार्ज है, एप्स्टीन गैंग इंचार्ज है? तो ये कंफ्यूजन का स्टेट इसीलिए बना हुआ है क्योंकि अमेरिका के पास ना कोई स्ट्रेटेजी है, ना कोई गोल है। वो कहां पे आए थे जंग करने आए थे, रहबर को शहीद कर दिया, रहमत मोहतरम सैयद अली खामनेई को शहीद करके तख्ता पलट करने आए थे, और उसके बाद इतना सारा सब करने के बाद, बच्चियों को शहीद करने के बाद, सिविलियन अटैक करने के बाद, वॉर क्राइम्स करने के बाद, 50 दिन के बाद वो फिर वहीं आ गए जहां पे गाड़ी 27 फरवरी को अटकी हुई थी कि भाई न्यूक्लियर इनरिचमेंट आप ना करें। तो इस पे तो बात वहीं पे हो रही थी। तो ये गोल गोल जो पूरा चक्कर काट रहे हैं ट्रम्प, इसलिए उनका दिमाग चकरा गया है, वो अपना संयम खो चुके हैं, सनक ज्यादा बढ़ती जा रही है उनकी, लेकिन समझ में ये नहीं आता हु इज द इंचार्ज। इसी वजह से कंफ्यूजन स्टेट है। इसके साथ साथ में हेक्सेट साहब जो बात कह रहे हैं, देखिए अमेरिका की धमकियां, अमेरिका की धमकियों पे भी जो है ना एक किताब लिखी जा सकती है कि क्या क्या धमकियां दी और उस पर अमल नहीं कर सके। इस तरह के बयानात कि आईआरजीसी हम आपको देख रहे हैं, आप रॉकेट लॉन्चर के साथ क्या कर रहे हैं, मिसाइल सिटी के साथ क्या कर रहे हैं, तो ये बयान इसलिए देते हैं ताकि लगे कि कुछ काम कर रहे हैं। असल में ना इनके पास कोई ताकत बची है, ना इनके पास कोई स्ट्रेटेजी है, क्योंकि अगर इनके पास ताकत होती, राजीव जी आप भी अमेरिका की प्रवृत्ति से मुझसे बेहतर समझते हैं कि अमेरिका एक ऐसा खूंखार जानवर है कि अगर उसके पास ताकत होती तो वो कभी भी नेगोशिएशन टेबल पे आने की बात ही ना करता, कभी भी सीज फायर की बात ही ना करती। अभी भी वॉर क्राइम्स जारी हैं क्यूबा के अंदर, अभी भी वहां पे तेल की सप्लाई बंद है, वहां पे खाना, पानी, बिजली, मेडिकल सर्विसेज नहीं है। तो जहां पे कुदरत रहती है अमेरिका, अगर कोई भी इनके पास ताकत रहती है ईरान के ऊपर अटैक करने की, या हुर्मुज खुलाने की, या लैंड इन्वेजन करने की, या खर्क आइलैंड पे अटैक करके कब्जा करने की, ये उसको आजमा चुके होते। इनके तरकश का आखिरी तीर ये नेवल ब्लॉकेट था, जो भी जो है पूरी तरह से फुस हो गया है, उसमें कोई असर नहीं रहा है। तो अब वो बयान देते रहेंगे क्योंकि उनको मीडिया में बयान देना है, उनको इसी बात की पगार मिलती है, उनको तनख्वाह मिलती है कि आप आइए बयान दीजिए, ताकि मीडिया इंगेज रहे और दुनिया में लगे कि हाँ अभी भी अमेरिका जो है बहुत ताकतवर है। लेकिन हकीकत यह है, पूरी दुनिया समझ रही है, जैसे मैंने पहले भी कहा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, बन रहा है, और सारे मुल्क इसको समझ रहे हैं, कबूल करके अपनी अपनी पोजीशनिंग को सही तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एक खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है ईरान से ही, ज़रा इसको आप कंफर्म कीजिएगा कि गूगल सर्च इंजन को अनब्लॉक कर दिया गया है। गूगल सर्च इंजन को पर जो पाबंदी लगाई गई थी उसको अनब्लॉक किया गया है, ऐसा है क्या? आप चेक करके भी बता सकते हैं। और ये अभी मैंने भी न्यूज़ देखी। नॉर्मली जब यहाँ पे इंटरनेट बंद होता है, जब यहाँ जंग, पिछली बार भी जब जून में जंग हुई थी, तो वो पूरा इंटरनेशनल जो इंटरनेट है, हालांकि उसको इंटरनेशनल इंटरनेट ना कह के अमेरिकन इंटरनेट कहना चाहिए, क्योंकि ये पूरा जो अमेरिकन सिस्टम है, ये पूरा इस इंटरनेट ने बहुत नुकसान किया। पहले भी इंडिया ईरान के अंदर काफी नुकसान किया। तो ये पहला स्टेप अब ये करते हैं ईरान में कि इंटरनेट अमेरिका का जो है एक हथियार की तरह इस्तेमाल होता है, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं जो हथियार की तरह मिलिट्री यूज किए जाते हैं, उसको ये बंद करते हैं। तो आज अभी खबर आई है, मैंने आधे घंटे पहले देखा है कि धीरे धीरे जो है वो लेवल बाय लेवल यहाँ पे इंटरनेट खोला जाता है। तो गूगल का जो सर्वर है, यानी इंटरनेट गूगल एक्सेस हो सकता है यहाँ से। तो इसका मतलब है, समझना चाहिए कि हाँ यहाँ पे जो है वो सीज फायर थोड़ा लंबा चल सकती है, अगर यूएस ने कोई नया धोखा नहीं दिया, कोई और यहाँ पे आके प्रपंच इस टाइप का नहीं किया कि कोई दूसरा बड़ा हमला कर दे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बातें चल रही हैं, माहौल बन रहा है कि डिस्कशन होगा, निगोशिएशन होगा, तो उसकी तरफ पॉजिटिव साइन है ये इंटरनेट का यहाँ खुलना। क्योंकि अगर इंटरनेट खुल रहा है तो नेक्स्ट स्टेप में है कि और भी इंटरनेशनल एक्सेस जो है यहाँ पे वेबसाइट वगैरह खुल सकती हैं। तो इससे समझ में आता है कि अब नेवल ब्लॉकेट के फेल होने के बाद भी
ट्रंप और उसके एडमिनिस्ट्रेशन को ये समझ में आ गया है कि वो बातें कि जो हमने इस्लामाबाद में नहीं मानी थी ईरान की, वो शर्तें कि जिसको पहले हमने ट्विटर पर कबूल किया, फिर हमारी व्हाइट हाउस की स्पोक वुमेन ने जो है बहुत गंदी तरीके से उसको कहा कि कचरे के डब्बे में फेंक दिया है, दोबारा उन्हीं शर्तों को माना जाएगा, दोबारा उन्हीं शर्तों को कबूल किया जाएगा और फिर वो नेगोशिएशन होंगी ईरान की शर्तों पे, जहां पे ईरान जो है वो पावर स्टेट में है, जहां पे पावर की पोजीशन में है और ट्रंप और उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कमजोरी के स्टेट में है। तो इस तरह से एक सरेंडर को ऑफिशियली तौर से कबूल करके जो है वो इस जंग में अपनी हार को कबूल करेंगे, जो भी नेगोशिएशन होगी, क्योंकि ईरान का स्टैंड क्लियर है, कुछ बातें उसमें अनडिस्प्यूटेबल हैं ईरान के लिए, इसमें कोई भी वो जो है आके पीछे नहीं हटेगा। एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेके वो स्टेट ऑफ होर्मुज पर कंट्रोल ईरान का रहे और न्यूक्लियर इनरिचमेंट जो उनका हक है एनपीटी सिग्नेटरी होने की वजह से, इस पे और कंपनसेशन के बारे में जो शर्तें हैं, कुछ चीजें जो अमेरिका जो कबूल करने को तैयार नहीं था इस्लामाबाद में, उस पे मुझे लगता है कि अब सहमति बनेगी और ये जी इसी तरीके में रिजवी इंटरनेट साहब, खुलने की तरफ जी हो जा जी रहा है। रिजवी साहब, एक और आपसे एक खबर और भी है, उससे कंफर्मेशन उसके लिए भी चाहता हूं। सेना प्रमुख ने कहा है, ईरानी सेना प्रमुख ने, कि अमेरिका कहता है कि उसने हमारे वायुसेना को नष्ट कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। कल हमारे यहाँ पाकिस्तानी सेना के कमांडर और पूरा डेलीगेशन आया, हम स्वागत समारोह था, और जैसे ही उन्होंने हमारे हवाई क्षेत्र में, हमारे एयर स्पेस में जैसे ही उन्होंने इंटर किया, प्रवेश किया, हमने घोषणा कर दी कि आपके यानी पाकिस्तान के विमानों की ज़रूरत अब नहीं है। स्कॉट करते हुए जो आ रहे थे अपने जहाज़ों को, आप अपने स्कॉट वाले जहाज़ को ले जाइए, और हमने अपने जो मेहमान थे इनको डबल विमानों, दोगुना जितना लेके वो आ रहे थे उससे डबल जहाज़ों से हमने उनको स्कॉट किया और लेकर आए। इसमें कितनी सच्चाई है ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ, क्या कल ऐसा हुआ है? और अगर ये हुआ है तो इसका मतलब है कि ईरान ने कायदे से अमेरिका को चिढ़ाया है कल। जी, देखिए ईरान के अंदर मजे की बात यह है राजीव जी, आप देखें ये तो खैर वायुसेना वाली बात थी, ये बिल्कुल ऐसी हकीकत है। एस्कॉर्ट करने के लिए ईरान के जो एयरफोर्स के जेट्स वगैरह थे वो गए थे, वो लेके आए थे ईरान तक। और ये बात कि ईरान की एयरफोर्स खत्म हो गई है, ईरान की नेवी खत्म हो गई है, ईरान की मिलिट्री पावर खत्म हो गई, इसको कंपेयर करना चाहिए, इसकी तुलना करनी चाहिए ट्रंप के पिछले साल के जो ट्वीट्स थे। उन्होंने 27 या 28 बार कहा था कि हमने ईरान के न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम को, वो इंग्लिश का एक वर्ड खतरनाक से, ऑब्लिटरेटेड कर दिया था, हमने खत्म कर दिया था, नाबूद कर दिया था। तो अब ये कोई पूछे, मैं तो कोई पूछे ट्रंप से, कोई पूछे, कोई रास्ता निकाला जाए, उनको बुलाया जाए, अगर हो सके तो आपके शो पे बुलाया जाए और आप उनसे सवाल करें कि भाई जब वो खत्म हो गया था, नाबूद हो गया था, तो फिर इस बार तुमने दोबारा हमला किया, 40-50 दिन तक तुमने वॉर क्राइम्स किए, यहाँ के हेड ऑफ द स्टेट रहबर को शहीद कर दिया, इतना ज्यादा पूरी दुनिया में आर्थिक संकट ले आए, और फिर आके कह रहे हो कि न्यूक्लियर इनरिचमेंट नहीं करना चाहिए। तो वो चीज जो तुमने खत्म की थी तो कहां से दोबारा आ गई? इसी तरीके से अब उसकी तुलना की जाए कि नेवी, वायुसेना खत्म हो गई, नेवी खत्म हो गई, मिसाइल पावर नेवी खत्म हो गई। मैंने पहले भी कहा था खत्म हो गया, तो आप तेहरान में आके जो है वो अपना गद्दी पे बैठे हैं, आप शपथ लें कि अब मैं ईरान को भी कंट्रोल करूंगा, जिस तरह से आपका ग्रीनलैंड 51वां स्टेट है, 52वां स्टेट जो है वो तेहरान हो जाए आपका। तो ये सारी, कोई पूछे उनसे कि ये सब जो बयान देके आप निकल जाते हैं, कोई तो जवाबदेही हो, कोई अदालत हो, किसी कटघरे में ट्रंप को खड़ा किया जाए कि भाई ये जो तुम बोल के पूरी दुनिया को टेंशन दे देते हो, पूरी दुनिया का मीडिया पीछे लग जाता है, सवाल करता है, इस पे बहसें होती हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। आप यकीन मानिए राजीव जी, जिस दिन इसने बयान दिया था कि सिविलाइजेशन चेंज होने वाला है, तो इतने ज्यादा मैसेजेस हमारे दोस्तों के इंडिया से आने लगे कि देखिए अब खत्म होने वाला है, ऐसा होने वाला है। तो मैंने बताया कि आप लोग अभी भी अगर ट्रंप की बातों को सीरियस ले रहे हैं तो ये वाकई जो है बहुत हास्यास्पद है, इस पे बिल्कुल भी कोई सीरियस वाली बात नहीं है। तो ये जो थी, और चिढ़ाने का काम जो किया है, ये तो एक मिसाल है कि वायुसेना के यहाँ पे जेट्स गए, उनको स्कॉट करके लाए। सबसे ज्यादा अच्छा काम जो ट्रंप को चिढ़ाने का इस वक्त कर रहे हैं वो लीगो वीडियोज हैं, कि जो मेरे ख्याल से सिज्जील और खुर्रम शहर 4 मिसाइल से भी ज्यादा भारी पड़ रहे हैं इस वक्त ट्रंप को और ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन को। एक एक वीडियो जो आता है 1 मिनट का, 1.5 मिनट का, आपने भी देखा होगा, आपके दर्शकों ने भी देखा होगा, और किस तरीके से वो पूरा आइडियोलॉजिकली तौर पे, पूरा मानसिक तौर से वो आके बताते हैं कि क्या हकीकत है और कितना पेनिट्रेट कर रहा है वो यूएस सोसाइटी के अंदर। क्योंकि यूएस सोसाइटी के बारे में कहा जाता है
हम लोग को ऐसा लगता है दुनिया में कि यूएस सोसाइटी बहुत ज्यादा पढ़ी है, तालीम याफ्ता है। हकीकत यह है कि यूएस की सोसाइटी जो है वो बहुत ही अनफॉर्चुनेटली बहुत ही जाहिल टाइप के लोग, जाहिलियत ज्यादा है वहां पे, पढ़ाई लिखाई का कम माहौल है। इस वजह से वो पढ़ी लिखी बातों को समझ नहीं पाते हैं। इस वजह से इन वीडियोस के जरिए से, जिसमें म्यूजिक भी है, जिसमें कार्टून वाली बातें भी हैं, जो उन लोग को समझ में आता है। अफसोसनाक बात यह है कि दुनिया के अंदर ये छवि बनी हुई है कि दुनिया का सबसे ज्यादा जो तमद्दुनी एतबार से प्रोग्रेस वाला, जो प्रोग्रेस के एतबार से ज्यादा दुनिया में मुल्क है वो यूएस है। लेकिन हकीकत यह है कि उनका मानसिक सतह जो है, जो उनका मेंटल लेवल है, वो इतना ज्यादा डाउन है कि मजबूर है ईरानी उनको लीगो वीडियोस के जरिए से हकीकत से रूबरू कराएं कि तुम्हारा प्रधानमंत्री, तुम्हारा राष्ट्रपति क्या कर रहा है, दुनिया में किस तरह से तबाही मचाई है। तो अगर आप उन लीगो वीडियोस की सीरीज को देखें तो चिढ़ाने का सही काम जो है वो लीगो वीडियोस कर रहे हैं, और उसके जरिए से अमेरिका की आवाम को ये पैगाम पहुंच रहा है। और वहां पे बाकायदा रिसर्च हो रही है, वहां के जो एनालिस्ट हैं, वहां के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वहां के जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझ रहे हैं कि ईरानी कितना अच्छी तरीके से हमारी सोसाइटी को समझते हैं, हमारे जी जवानों की मानसिकता को समझते हैं, कि इन वीडियोस के जरिए से वो हकीकत तक हमें पहुंचा रहे हैं। और ये जो है चिढ़ाने का काम भी कर रही है, और यूएस की आवाम के लिए हकीकत को भी आश्कार कर रही है, फराहम कर रही है, समझा रही है कि तुम्हारा प्रेसिडेंट कितने गलत तरीके से दूसरी दुनिया, दूसरे लोगों को है वो अजियत कर रहा है, उन पे जुल्म कर रहा है, और पूरी दुनिया को परेशान करके रखा है। बिल्कुल बिल्कुल रिजवी साहब,